हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। तो दोस्तों, हम नितिन सिंघानिया का चैप्टर जो 7 है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसकी बात है इस चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये बेसिकली क्या है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर, तो हमारे सामने एक ना असमंजस थी। ये चैप्टर उसके बारे में है कि हमें अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, ताकि ये इंश्योर करा जा सके, ये सुनिश्चित करा जा सके कि जो मासेस हैं, जो अभी अभी पार्टीशन के सदमे से उभरे हैं, ब्रिटिश रूल के सदमे से उभरे हैं, उनका वेलफेयर जो है वो इंश्योर करा जा सके। अब इसके लिए हमारे सामने दो रास्ते थे। या तो हम अपनी इकॉनमी और अपने देश के मॉडल को बनाएं ऑन सोशलिस्ट लाइन, यानी कि हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करें, या फिर हम चले कैपिटलिज्म की तरफ कि कौन सा बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल है। अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ओरिएंटेड थे, जबकि दूसरे उन्हीं के मंत्रिमंडल के अंदर कुछ नेता और कोई दिग्गज लीडर्स जो थे, वो ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म है। हमने ये सोचा कि सारी अगर पावर इकोनॉमिक प्लानिंग की, और इकोनॉमिक प्लानिंग के डिसीजंस ना तीन होते हैं। कौन से होते हैं श्रेया? वो तीन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाँ, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, अगर सोशलिज्म को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो ये सिर्फ सरकार जो होगी वो इंश्योर करेगी। कैपिटलिज्म को लेकर आएंगे तो सिर्फ जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो करेंगे, इंश्योर करेंगे। अब अगर हम लोग इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी की सारी पावर दे देंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस की, तो यहाँ पर रिच और पुअर का गैप जो है वो शुरू से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आज़ादी के बाद से ही। और जनता इस टाइम पर इलिटरेट है, गरीब है। सब कुछ सरकार के हाथ में दे देंगे तो फिर दो चीज़ें नहीं हो पाएंगी देश में कभी भी, इन्वेंशन और इनोवेशन। अब बड़ी असमंजस का माहौल छा गया कि करें तो क्या करें। तो हमने पहली बार दुनिया में एक ऐसा यूनिक मॉडल अपनाया जिसमें हमने सोशलिस्ट टेंडेंसी को भी इंक्लूड करा, कैपिटलिस्ट टेंडेंसी को भी इंक्लूड करा। दोनों को मर्ज करके हमने क्या बोला? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ओके, अब ये जो चैप्टर है आपको सारी तरीके की इकोनॉमिक प्लानिंग से रूबरू करवाएगा, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। ये चैप्टर एक जिस्ट है पूरी की पूरी एक बुक की, एक पूरी की पूरी किताब की, जो कि है 11th क्लास की आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका नाम है। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ से करेंगे नितिन सिंघानिया से, और फिर बाद में हम इसे कुछ महीनों के बाद जाकर, जब नितिन सिंघानिया का हम लोग ये पूरा का पूरा सीरीज़ खत्म कर लेंगे, ये पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी बेटर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर वेल रिटन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग को अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये तो समझ में आ गया कि मिक्स इकोनॉमी मॉडल को लेकर आगे चलना है, लेकिन कौन करेगा? प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे टीवी पर आकर, रेडियो पर आकर, उनका मंत्रिमंडल कोई पॉलिसी अनाउंस करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या? तो इसके लिए हमारे देश में गठन करा गया कि एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग को सुनिश्चित कर सके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके और उसी एसोसिएटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लोगों का वेलफेयर भी सुनिश्चित करा जा सके। इसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई, प्लानिंग कमीशन। अब क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो प्रधानमंत्री की निगरानी में होनी चाहिए, उनके मंत्रिमंडल की निगरानी में होनी चाहिए, तो इस प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन, जो बोला गया कि हमेशा जो उसके चेयरमैन होंगे, श्रेया कौन होंगे हमेशा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन? पीएम, है ना, प्रधानमंत्री। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर कैसे आएगी, मतलब हमारे देश में उस इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम क्या होगा? तो देखो, अभी तक मोदी सरकार के आने से पहले जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट करा जाता था, इसको क्या कहते थे हम लोग?
5 years प्लान। एक प्लान मतलब कितने साल का होता था? 5 साल का। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान, FYP। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि 1951 से जो पहला प्लान आया 56 में जाके ख़त्म होगा, 56 में दूसरा प्लान आया 61 में जाके ख़त्म होगा। कभी कभार हमें लेना पड़ा प्लान पीरियड भी, या जिसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। वो हमारी मजबूरी थी बिकॉज ऑफ इंडो पाक वॉर एंड इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। यू कैन टेक अ लीप इन दिस चैप्टर लाइक फाइनेंशियल मार्केट इन टर्म्स ऑफ मीन्स आंसर राइटिंग। ये देखो जो मैंने बातें आज श्रेया बोली है ना, पूरे चैप्टर में बस यही है जो मैंने बोला है, बस जितना मैंने लिखा है यही है। इस चैप्टर यहाँ पर आके खत्म हो जाता है चैप्टर। अब बस इसको मैं डिटेल में जानना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर से फैमिलियर हो गया? पहले बताओ इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत लगी? वरना समझ नहीं पाओगे इस चैप्टर को। कुछ और जानना है डिटेल में तो मैं बता दूंगा। इंट्रोडक्शन समझ में आया जो मैंने जितना बोला, आज़ादी के बाद से लेकर कहानी मोदी एरा तक की। और बाद में वही चीज़ है कि श्रेया प्लानिंग कमीशन का नाम बताओ जरा इन लोग को, क्या हो जाता है बाद में जाकर मोदी एरा के टाइम पर? नीति आयोग। अगर नीति आयोग के अंदर जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? PM। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार से कॉम्प्रीहेंसिव वे में वो रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए ताकि हमने जो भी सोच रखा है कि एक रिसोर्सेज हमारे देश के क्या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, ये तो आपने पहले से ही सोचा होगा, तभी तो आप उन रॉ मटेरियल्स को एलोकेट कर रहे हो किसी ना किसी गुड को बनाने के लिए और उसको जनता को देने के लिए, है कि नहीं? कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव तो होगा ना कि हमें इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट लेकर आनी है, सड़कें बनानी है, स्ट्रीट लैंप्स लेकर आने हैं, क्या कर रहा है, तो वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। इस प्रकार से रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव वे में हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। लेकिन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और ऑप्टिमल का मतलब होता है, इस शब्द को समझ जाओ, बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, देयर शुड नॉट बी अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नीदर देयर शुड नॉट देयर शुड बी अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके बीच की लाइन को क्या कहते हैं? ना अंडर एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना ओवर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे ये सर रिसोर्सेज की रोजगारी और बेरोजगारी? नहीं, ये रोजगारी बेरोजगारी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सुगंधा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि कोई भी रिसोर्स जो पड़ा हुआ है वो वेस्ट ना हो, उससे कुछ ना कुछ बन रहा हो, कुछ ना कुछ कमाई हो, किसी ना किसी का घर चल रहा हो, परिवार चल रहा हो, वो होता है ना? अब जैसे श्रेया, आपके घर के बगल में एक ज़मीन पड़ी हुई है जो कि आपकी है, ठीक है, वो एक घर है आप लोगों का ही। अब उसमें कोई मरम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई, थोड़ा सा पैसा लगवाकर अगर आप उसकी मरम्मत करवा लो, अब आप कहते हो कि मुझे नीड नहीं है, वो ऐसा ही है, पहले परदादा परदादी यहाँ पर रहते थे, बगल में कोई भी स्टोरी है, मतलब मान लो कि आप ऐसे कि अब वो खाली पड़ा रहता है क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा इनफ है, मतलब हमारे घर में रहने के लिए, तो बगल वाला प्लॉट ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अब उसमें कीड़े लग रहे हैं, दीमक लग रही है, जाले लग रहे हैं, तो उसको मरम्मत करवाने का सोचा नहीं कभी हम लोगों ने। अगर आप उसकी मरम्मत करवा लो तो क्या उसको अच्छा सा आज के ज़माने के हिसाब से एक हल्का एक घर बनवाकर उसमें कुछ लाख 2 लाख रुपए पैसे लगवाकर क्या आप उसको किराए पर नहीं चढ़ा सकते, जिससे आपको कंसिस्टेंट किराया आता रहेगा? तो वो लाख 2 लाख रुपए तो 5-6 महीने के अंदर रिकवर हो ही जाएंगे किराए पे चढ़ाकर। उसके बाद जितना भी घर के खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, सिलेंडर के पैसे देना, राशन के पैसे देना, ये बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएगा अगर वो किराए से अगर वो पैसे आने लगेंगे। आपने क्या करा, एक जो रिसोर्स आइडल पड़ा हुआ था आपने उसको ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करा ताकि वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन सके। आपके वाले एग्जांपल के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके लिए रिसोर्स। समझ में आया? हो गया? अभी तक वो क्या पड़ा हुआ था, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कि ओवर एम्प्लॉयमेंट? बताओ,
अंडर एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं बन रहा अभी उससे। और ओवर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखो खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर गौरव बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ ना करा जाए ना, तो रिसोर्सेज की एक दिक्कत होती है। श्रेया बताओ जरा इन लोग को क्या दिक्कत होती है किसी भी इकॉनमी के अंदर रिसोर्सेज की? रिसोर्सेज आर डैश इन नेचर, रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर, लिमिटेड इन नेचर, है कि नहीं गौरव? कोई भी रिसोर्स लिमिटेड होता है कि नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर, या ज्योग्राफी के अंदर, या एनवायरनमेंट के अंदर? आप पैसों से भी सारे रिसोर्सेज खरीद सकते हो क्या? कुदरत तो एक लिमिटेड रिसोर्स ही पैदा करेगी कि नहीं करेगी? आप ये कहो मैं इलॉन मस्क की तरह अपने सारे पैसे लगाकर दुनिया के सारे जितने एप्पल के फार्मलैंड्स हैं वो अपने नाम कर लूँगा, कर लोगे क्या? सारे एप्पल आपके हो जाएंगे? मतलब आप ही एप्पल खाओगे, ख़त्म नहीं हो जाएंगे उसके बाद? आप फार्मर हो, आप ग्रो कर लोगे दोबारा उसको? कुदरत तो एक लिमिटेड उसके नेचर पे ही दे सकती है ना आपको एप्पल। आप कितने भी पैसे लगा लो, आप ओवर प्रोडक्शन कर लोगे एप्पल की? अरबों खरबों अनगिनत दौलत लगा लो उस पर, नहीं ना। कुदरत तो कुछ कुछ रिसोर्सेज अपने हिसाब से ही देगी ना। तो रिसोर्सेज की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है श्रेया, सुगंधा, कि रिसोर्सेज आर स्केयर्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग का पहले बताओ मीनिंग समझ में आया कॉम्प्लिकेटेड तरीके से? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिसोर्सेज को इस वे में एलोकेट करना है कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो, ना ही वो रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर हो, ना ही वो रिसोर्सेज ओवर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। क्योंकि ओवर एम्प्लॉयमेंट से दिक्कत ये होती है बिकॉज कुदरती रूप पर रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। तो हमें उसको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे से एलोकेट करना चाहिए कि हम अपने जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं कि भैया हमने उन रिसोर्सेज को एलोकेट करा ही क्यों, हम उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए, हम उन ऑब्जेक्टिव्स को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो इसी से पैदा होते हैं 3 क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, और उसको पूरा कैसे बोलते हैं श्रेया? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड, नहीं पूरा लाइन होती है इसकी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ये भी तो जरूरी है ना, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो करना नहीं है भाई, क्वांटिटी भी पता होना चाहिए, तभी तो बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। घर पे कहते हैं ना कि खाना उतना ही बनाओ जिसकी वेस्टेज ना हो, है ना। भूख लगेगी तो दोबारा बना लेना, फेंकेगा वरना, है कि नहीं। अन्नपूर्णा माँ का ऐसे अपमान क्यों करना है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। उसके बाद क्या प्रोड्यूस करना है, अभी क्या प्रोड्यूस करना है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है गौरव? किसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस? वेरी गुड, वेरी गुड, जिसकी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। डिमांड के विपरीत अगर जाके आप कुछ प्रोड्यूस करोगे वो वेस्टेज है कि नहीं है? बिल्कुल वेस्टेज है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू मतलब कैसे? 2 चॉइसेस होती हैं, या तो बंदा करे उनको प्रोड्यूस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी, या कौन करे, मशीन्स करें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी प्रोडक्शन? कैपिटल इंटेंसिव। और जो बंदे प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कुछ जो सामान है वो इंसानी हाथ बनाएंगे या मशीन बनाएगी, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस होगा कैसे, प्रोडक्शन कैसे होगी, राइट। चंदेरी साड़ी जिनके पास डीआई टैग है मध्य प्रदेश के अंदर, कैसे बनती है श्रेया? वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनती है कैपिटल इंटेंसिव से? बताओ। लेबर इंटेंसिव। हैंडीक्राफ्ट का जितना सामान बनता है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है कि लेबर इंटेंसिव होता है? लेबर इंटेंसिव। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका डील करता है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नहीं डिमांड तो है, मतलब देखो, नहीं वो डिमांड तो है। पॉपुलेशन की कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, है ना, बूढ़े ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं उस इकोनॉमी के अंदर।
अगर बूढ़े ज़्यादा हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे कैसे आइटम, बी फ्रेंड, मतलब क्या कैसा बनेगा अगर बुढ़े ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, बुढ़े बढ़िया ज़्यादा हैं, नकली दांत है ना, व्हील चेयर, दंत मंजन है ना, हर्बल चीज़ें, पतंजलि पनपेगा, ये सब चीज़ें। और बच्चे ज़्यादा हैं तो डाइपर, दूध की बोतल, पाउडर मिल्क, ठीक है। महिलाएं ज़्यादा हैं तो साड़ी, कुर्ते, और शेरा कोई प्रोडक्ट आता नहीं है वैसे, लेकिन मूड स्विंग्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एक होती है प्लानिंग इम्पेरेटिव प्लानिंग। ये सारे प्रकार की प्लानिंग सुनो, इसने बहुत अच्छा काम कर रखा है श्रेया, ये हमारे लिए गोल्ड पेज है ये वाला। सारे तरह की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी में फिर नोट मेकिंग करनी पड़ती थी उसकी, इन्होंने एक ही जगह पर दे दी हर प्रकार की इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इससे इंट्रोडक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नंबर 1 इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग को हम लोग अथॉरिटेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंट्री की, नेशन स्टेट की जो कमांड में है वो इस प्रकार की प्लानिंग को अगर कर रहे हैं इनिशिएट, वो पहला डिसीजन ले रहे हैं, तो वो इम्पेरेटिव प्लानिंग है। अगर अथॉरिटेटिव प्लानिंग भी कहा जाता है इसे, तो बिकॉज देयर इज अ डायरेक्शन और देयर इज अ कमांड। अब ये प्राइवेट इंडिविजुअल तो कर नहीं सकते डेफिनेटली। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन इट कम्स टू इम्पेरेटिव प्लानिंग, इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो फिर भी, लेकिन सरकार डिसीजन ले रही हो शुरुआत में, यानी कि कोई भी चीज़ अगर शुरू हो रही है तो वो सोशलिस्ट टेंडेंसी या पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव के साथ शुरू हो रही है। सबसे पहला स्टेप सरकार का है, उसके बाद कैपिटलिज्म को अगर अलाउ करना है तो करा जाएगा, वरना नहीं करा जाएगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना। अब इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब सरकार के साथ ही एसोसिएटेड होता है। कैसे? देयर इज वन सेंट्रल अथॉरिटी विच डिसाइड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मिक्स डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। और ये वन सेंट्रलाइज अथॉरिटी कौन सी होती है? गवर्नमेंट। इट इज जनरली प्रैक्टिस इन सोशल इकोनॉमी। एग्जाम्पल मुझे देना जरा कोई सोशल इकोनॉमी का। और स्वाइल कहूँ तो मैं रशिया, और स्वाइल यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। एंटायर रिसोर्सेज आर यूज टू द मैक्सिमम टू फुलफिल टारगेट्स ऑफ प्लान। कौन सी कंट्री के अंदर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए थे? जिससे इंडिया ने हिंट ली। आइडिया है श्रेया? सुगंधा? और स्वेल यूएसएसआर। कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाई गई थी सबसे पहली बार, और इंडिया ने वहां से भी इंस्पिरेशन ली? यूएसएसआर। नेहरू जी कौन सी कंट्री को देखकर, किसके साथ रिश्ते मजबूत कर कर, साझा कर कर सोशलिज्म की तरफ अपनी इंडियन इकोनॉमी को बनाना चाहते थे? यूएसएसआर, है ना। सारी बातें चल रही हैं तो तीसरा वही शगन कर ही देते हैं ना श्रेया। अच्छा नहीं, एक और बात मैं अभी बता रहा था ना आपको, ये प्रधानमंत्री हमारे ये चाह रहे थे कि ही वॉज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशलिज्म, है ना। लेकिन कुछ उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने यही बोला था जवाहरलाल नेहरू जी को कि नहीं यार सर जी ऐसा मत करो, इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं हो पाएगी फिर, है ना। और फिर क्या होता है, जब इकोनॉमी सोशलिस्ट होती है ना, तो वो सोशलिज्म का क्रूअल रूप अपना लेती है। और बताओ जल्दी, सोशलिज्म के क्रूअल रूप को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर के टाइम पर कौन सी आइडियोलॉजी? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म याद रखना, कम्युनलिज्म मत लिख देना। कम्युनलिज्म होता है कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव। कम्युनिज्म होता है क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, जहां पर इकोनॉमी को कंट्रोल करते करते सरकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जिंदगी में घुसपैठ करती है ना। उनके फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह सब डिटरमाइन करती है। एंटायर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू द मैक्सिमम टू फुलफिल टारगेट्स ऑफ अ प्लान, ओके। उसके बाद अगली प्लानिंग इंडिकेटिव प्लानिंग।
इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूसमेंट प्लानिंग. दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. गवर्नमेंट जो है ये प्लान को इनिशिएट करने में मदद करती है, ठीक है. इनिशिएट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को फिर इंकरेज करती है कि तुम कमांड संभाल लो. समझ गए? स्टार्ट हम कर देंगे, गाड़ी हम चला देंगे, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील पर आकर तुम बैठ जाना. हाउएवर इट ऑल्सो रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर स्पेशल टारगेट को अचीव करने के लिए. इंडिया ने शुरू में ये काम करा था. आपको पता है ना हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया ऑल्दो इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बट इट वाज heavily lean towards पब्लिक सेक्टर. ठीक है, हमने सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दिया. आज भी 5 इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता. आपको पता है ना, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सिगरेट्स एंड एल्कोहल, ये सब चीजें, केमिकल्स. इट इज जनरली प्रैक्टिस इन मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, ये हमने करा था शुरू में. हमने सबसे पहला रोल इसका मतलब किसको दिया था? गवर्नमेंट ने खुद संभाला था. धीरे धीरे करते करते प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करा गया, लेकिन उसके ऊपर भी निगरानी रखी जाती थी. अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार बताना जरा श्रेया, टिस्को के बाद बड़ी सारी प्राइवेट कंपनी नहीं देखने को मिल जाती एकदम से, वेव नहीं आई ना, लेकिन काफी सालों तक. और टिस्को की कहानी याद है ना, वो टाटास कैसे घूम रहे थे अपने एक इंग्लिश दोस्त के साथ कोल माइन के लिए, है ना. वे लोगों से, उन्होंने ट्राइबल से वो पूछा कि तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो ये कोयला वाला. उसके बाद पर्सपेक्टिव प्लानिंग. इट इज प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यूजली 15 से 20 साल की जो प्लानिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. बट नॉट वन प्लान फॉर द होल पीरियड. इसी के टाइम ड्यूरेशन के अंदर नंबर ऑफ प्लान्स यहाँ पर आ सकते हैं. अच्छा, पर्सपेक्टिव प्लानिंग मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन है 15 से 20 साल का, लेकिन सिर्फ एक प्लान पे डिफाइंड नहीं होता है 15 से 20 साल. ये 15 से 20 साल कैसे निकलते हैं? अलग अलग 5 ईयर प्लान लेकर आकर. अगर मान लो कि 20 साल का है तो कितने 5 ईयर प्लान आ जाएंगे? 4. 3. अगर 15 साल के तो कितने 5 ईयर प्लान आ जाएंगे? 3. और हो सकता है कि एनुअल प्लान भी लॉन्च करा जाए. 15 साल का तो कितने एनुअल प्लान? 15. 20 साल का है तो 20. 18 साल का तो 18. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, जो प्लानर होता है, मतलब जिसने भी प्लान इनिशिएट कर रखा है, मान लो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, ये एक पर्सपेक्टिव प्लान को सेट कर देते हैं, जो कि ना लंबे समय के अंदर ये डिफाइन कर देता है कि देखो हमें सारे एनुअल प्लान और सारे 5 ईयर प्लान को मर्ज करके, मिक्स करके, इसी के रास्ते पर चलते चलते 20 साल के बाद ये वाला टारगेट अचीव करना है. समझ गए? मतलब हमें क्योंकि वहां तक पहुंचना है तो हम ये छोटे छोटे रास्ते लेकर चलते रहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों पर, छोटी छोटी मंजिलों पर चलेंगे तो बड़ी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. मकसद कौन सा पर्सपेक्टिव प्लानिंग में? बड़ी मछली तक ही पहुंचना है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जा रहा है. तो नीति आयोग ने इस प्रकार का प्लानिंग स्ट्रक्चर अडॉप्ट करा. जब से प्लानिंग कमीशन डायल्यूट हो गई है श्रेया, तो हमारे देश में ना सुगंधा पर्सपेक्टिव प्लानिंग ही चलती है. फिर कुछ होते हैं फिक्स प्लान. फिक्स प्लान में मतलब एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है. ये 4 साल के लिए हो सकते हैं, 5 के लिए हो सकते हैं, 6 के लिए हो सकते हैं, 7 साल, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर फिजिकल टारगेट्स आर फिक्स अलॉन्ग विद टोटल आउटले. अभी आप कहोगे फिजिकल टारगेट्स मतलब टारगेट फिजिकल होना मतलब क्या? मतलब कितने गुड्स, कितनी सर्विसेज और कुल मिलाकर कितनी प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होनी चाहिए. नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर श्रेया मेन पहलू ये था जो छुपा हुआ था. आपको पता होगा कि हर एक कंट्री, स्पेशली इंडिया, ये इंश्योर करती है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, क्योंकि भसड़ बढ़ गई है, देश की आबादी बढ़ गई है. राइट, वो मीट नहीं हो पाएगी. लेकिन उसके चक्कर में रिसोर्सेज की भी लंका ना लग जाए. वो भी कैसे हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन करी गई हो. ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके. ये है फिक्स प्लान. कोई दिक्कत? टोटल आउटले का मतलब यही है, टोटल प्रोडक्शन. अगला डिसेंट्रलाइज प्लान. कोई भी चीज डिसेंट्रलाइज कब होती है? क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का? है ग्राउंड लेवल से जब वो. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल लाइक विलेजेस, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेती है इस प्लान को इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट अथॉरिटीज. जो प्राइस होते हैं गुड्स के ऐसे प्लान के अंदर, दे आर डिटरमाइंड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म. और मार्केट मैकेनिज्म कौन से होते हैं? मार्केट मैकेनिज्म कौन से होते हैं? वेरी गुड, डिमांड एंड सप्लाई. उसके बाद रोलिंग प्लान. रोलिंग प्लान के अंदर
हर साल 3 प्लान, एक साल में मतलब कितने प्लान? एवरी ईयर 3 न्यू प्लान्स आर प्रिपेयर्ड एंड एक्टेड अपॉन। एक क्या होता है इसके अंदर? एक तो प्लान चलता है करंट ईयर के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे देश में? क्या बोलते हैं हम लोग हमारे देश में उसको, हर साल के लिए, कि कौन सा पैसा कहां पर एलोकेट होना है? श्रेया, बजट टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमनली नोन एज बजट, ये वही बात, ठीक है। उसके बाद अब प्लान, एक साल के अंदर 3 प्लान आ रहे हैं, मतलब एक तो करंट ईयर का प्लान हो गया जो कि बजट की फॉर्मेट के अंदर है, टिपिकली बोले तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसी साल के अंदर आप ना आने वाले साल की रणनीति बना लेते हो। लाइफ में हम लोग ऐसे ही चलते हैं ना, करंट ईयर में जितने होते हैं श्रेया, जितनी हमारी एज होती है, हम सोचते हैं ना कि अब आगे क्या करना है ना। तो आप प्लान फॉर द फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स 3 to 5 years and it is revised every year as per the requirement and changes in the economic conditions of the year, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। फिर उसके बाद लंबे समय की प्लानिंग भी कर ली जाती है फॉर 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। लेकिन इनमें क्या होता है, देयर इज नो फिक्स डेट। अब आप बता सकते हो कि 3 से 5 साल के बाद इस दिन को इतने इतने बजे हम ये अचीव करेंगे, या 15 साल के बाद हम ये वो 15वां साल होगा हम ऐसा अचीव करेंगे, नहीं ना। तो देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ द प्लान अंडर रोलिंग प्लान। मोटा मोटी एक मतलब डेट अनाउंस कर दी जाती है। अब जैसे एक बार बताओ, सरकार ने डेट खिसका दी, थोड़ा सा इसको प्री लेवल पर लेकर आ गए, प्री मंथ लेवल पर लेकर आ गए। अब बजट जो है वो कब शुरू हो जाता है, कब अनाउंस कर दिया जाता है? अरे भाई बजट की डेट बताओ। अरे यार 1 फरवरी, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, बजट अनाउंस कर दिया जाता है ना 1 फरवरी को। डेट आगे बढ़ा दी गई है, उसकी जल्दी शिफ्ट कर दी गई है। अब लेकिन ये कोई रूल है? पहले भी तो लेट चलती थी बजट की डेट, फरवरी ये अप्रैल तक, लेकिन इसको अब जो इसमें कर दिया गया है फरवरी में, तो ये कोई रूल है, थंब रूल है? नहीं ना। तो देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ डेट। अब ये रोलिंग प्लान जो है, इसको जनता गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था 1978 में फॉर द पीरियड ऑफ 1978 to 83, ठीक है। लेकिन इनका कार्यकाल पूरा हो पाया था क्या 5 साल का? नहीं। तो इट वॉज अबंडेंट इन बिटवीन, और इसको अबंडन किसने करा होगा बीच में ही? 1978 to 83 भी टाइम पीरियड नहीं कंप्लीट हो पाया, और ये रोलिंग प्लान स्क्रैप कर दिया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ, अरे जनता पार्टी को हराकर जब भी कांग्रेस आएगा तो कौन सी थी वो लेडी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन में श्रेय कुछ भी हो, कुछ भी, प्ले योर बेस्ट बेट ऑन श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। 99% टाइम आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उसके बाद कोर प्लान, एज पर दिस प्लानिंग अथॉरिटी राज्य को रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपने जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं वो बता दो, मतलब कितना कितना पैसा तुम्हारे पास आ सकता है, क्या प्रोजेक्शन है तुम्हारी, क्या अनुमान है तुम्हारा। इन एस्टिमेट्स के बेसिस पर प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है सेंट्रल लेवल पर, वो डिटरमाइन करती है एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट एनुअल प्लान, मतलब कितनी कमी रह रही है, कितना गैप रह रहा है। उन्होंने बोला सर जी इतना रेवेन्यू आना है हमारे पास, लेकिन खर्चा इतना इतना हो जाएगा, 500 करोड़ का गैप जो है वो आ रहा है, 500 करोड़ की आवश्यकता हमें है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी ने देख लिया, ठीक है, कि खर्चा इनका कितना होगा, तो बेसिकली क्या होता है, राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्रायोरिटी सेक्टर्स टू द नॉन प्लान्ड अकाउंट। मतलब सरकार फिर ये बोल देती है कि देखो तुम सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर पर खर्चा करना, बाकी सारे सेक्टर्स पर अभी खर्चा मत करना। प्रायोरिटी सेक्टर पर खर्चा करने के बाद भी अगर तुम्हारे रेवेन्यू में से कोई शॉर्टफॉल होता है, कोई कमी रह जाए, वी आर देयर टू फुलफिल दिस। और इसके लिए हमारे देश में क्या होता है, टैक्स को बांटा जाता है, जिसको आप लोग कौन सा फेडरलिज्म कहते हैं श्रेया? विच फेडरलिज्म? सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना टैक्स बांटती है राज्यों के साथ, फिस्कल फेडरलिज्म। अब आप कहो कि राज्यों के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है अपना टैक्स रेज करने की, स्टेट लिस्ट के अनुसार कुछ है राज्य के पास पावर कि वो अपना इंडिपेंडेंट टैक्स रेज कर सकते हैं, रेवेन्यू बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन वो पर्याप्त है बड़ी सारी स्कीम्स या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए? बताओ, या प्रायोरिटी सेक्टर को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है? इतना निकल जाता है उनका टैक्स से? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए उनको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वाला पैसा, टैक्सेशन से आने वाला पैसा बांटना पड़ता है। ये रिकमेंडेशन कौन देता है? कौन सी कमीशन का गठन होता है हर 5 साल में? फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से 2 प्रकार के टैक्सेस का रेवेन्यू नहीं शेयर करती राज्य की सरकारों के साथ? क्या बात है लड़की, ज्यादा खुशी नहीं हो रही तुम्हें घर जाने की? ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। 7 तरीके के जो प्लान है आप इसको प्लीज़ याद रखना। इम्पेरेटिव प्लानिंग, ठीक है, सरकारी डिसीजन लेती है, सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेती है। इंडिकेटिव प्लानिंग, गवर्नमेंट जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की कमान प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, लंबे समय के लिए सोचा जाता है, एक बड़ा प्लान डिसाइड कर लिया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर प्लान एंड एनुअल प्लान उस लंबे टारगेट को अचीव करने की बात चलती है। फिक्स प्लान एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लान, ये प्लान गाँव के लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। रोलिंग प्लान, 1 साल में 3 प्लान इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, एक तो उसी साल के लिए, एक आने वाले 3 से 5 साल के लिए, और एक आने वाले 10, 15 या 20 सालों के लिए। और जो कोर प्लान होते हैं, इसके अंदर जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो राज्यों के साथ डील करती है इन टर्म्स ऑफ कि भाई साहब आप बताओ कि आपके पास इस साल कितना पैसा आने वाला है, खर्चा कहाँ होने वाला है, प्रायोरिटी सेक्टर पे खर्चा करना, कुछ कमी अगर रह गई तो हमसे पैसा ले लेना, हम अपना टैक्स जो है वो शेयर कर देंगे, या फिर जो भी आपके राज्य के अंदर जो भी स्टेट एनुअल प्लान चल रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जनता सफ़र नहीं होनी चाहिए, हम वो इन स्कीम्स वगैरह को, उन इनिशिएटिव्स को रोकने नहीं देंगे। डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। बस यही होता है कोर प्लान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।